हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों यानी कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शन दे रखा है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। देखिए निगमनात्मक पद्धति आपकी क्या होती है, जिसमें कि हम नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं, यानी बच्चे को पहले नियम बताएंगे उसके बाद में जो है उसके एग्जाम्पल देंगे, है ना। तो हमें देखिए आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति दोनों का ही यूज़ करना चाहिए। आगमनात्मक पद्धति क्या होती है, जिसमें कि पहले उदाहरण देते हैं बच्चों को, उसके बाद में जो है नियम बताते हैं। तो दोनों का ही यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता है। बट यहाँ पर दे रखा है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना। देखिए जो कलन विधि होती है ना, ये रोड मेमोराइजेशन से कहीं ना कहीं संबंधित होती है, ठीक है। और जो आपकी एनसीएफ है ना, और जो आपकी एनईपी है वो क्या कहती है, हमें बच्चे को रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, है ना। देखिए याद करने के लिए, रोड मेमोराइजेशन के लिए, है ना, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा कि एनईपी और एनसीएफ क्या कहती है कि हमें रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। फोर्थ ऑप्शन है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर सही हो जाएगी, क्योंकि पूछा क्या था हमसे, व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी जो बच्चे में विभिन्नताएं हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक शिक्षिका को जो है क्या करना चाहिए, विविध प्रकार के अधिगम परिस्थिति जो है उपलब्ध कराना चाहिए। क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, प्रत्येक बच्चा जो है अलग अलग तरीके से सीखेगा, तो इसलिए हमें अलग अलग मेथड का भी यूज़ करना चाहिए, है ना। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। देखिए जो नहीं है हमें उसके बारे में बताना है। विकास के सभी क्षेत्रों महत्वपूर्ण है। देखिए ये तो आपके बाल विकास का सिद्धांत होता है, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। जो विकास के क्षेत्र होते हैं कौन कौन से आपके, फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, और सोशियो इमोशनल जो कि आपका एक ही में काउंट होता है। ये जो क्षेत्र होते हैं विकास के क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। यानी बच्चे का अगर शारीरिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास भी अच्छी तरीके से नहीं होगा, और उसका जो है सामाजिक विकास भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, और संवेगात्मक विकास भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है बाल विकास का सिद्धांत तो होता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये भी बात जो है आपका सही है। ये भी क्या होता है, बाल विकास का सिद्धांत होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही तो गुणनफल है। और जो हमारे परिपक्वता यानी जो मेच्योरिटी है उसका संबंध किससे है, हमारे हेरिडिटी से, है ना। और अनुभव एक्सपीरियंस हमें कहाँ से मिलते हैं, अपने इन्वायरमेंट से। तो जो डेवलपमेंट है वो क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही तो प्रोडक्ट है। यही तो आपका जो है बाल विकास का सिद्धांत भी कहता है। तो ये भी नहीं है आपका यहाँ पर होगा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। देखिए क्योंकि हमसे पूछा था बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, और यही जो है आपके बाल विकास का सिद्धांत नहीं है ना। कि जो विकास की दर होती है वो एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। यानी एक बच्चा जो है 2 साल में बोलना सीख सकता है, और जो दूसरा बच्चा है वो एक ही साल में चीज़ों को बोलना सीख सकता है। तो विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये जो है आपसे हमसे क्योंकि गलत ऑप्शन पूछ रखा था, तो इसलिए आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। हाँ ये बात भी आपकी सही है, विकास क्या करते हैं, एक क्रम में चलते हैं, ठीक है। पहले हम शैशवावस्था में आएंगे, फिर बाल्यावस्था में आएंगे, फिर किशोरावस्था में आ जाएंगे, फिर वयस्कता में आ जाएंगे, है ना, वयस्क हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। जो गलत दे रखा है वही क्या हमारा सही ऑप्शन है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखी है, फिर भी हम बाकी का ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। देखिए ये जो है आपकी गलत है ना। सिर्फ हम शुरू में करें और अंत में करेंगे तो नहीं, हमें क्या करना चाहिए, सतत मूल्यांकन चाहिए, ठीक है, सतत आकलन करना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट की जो है बात करती है आपकी एनईपी हो गई और एनसीएफ हो गया, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा।
आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। नहीं, ये बात जो है आपके यहाँ पर गलत दे रखी है। आकलन कौन करेगा? जो बच्चे के बारे में जानेगा, यानी शिक्षक, है ना। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। नहीं, अभी मैंने आप लोगों को बताया जो आपकी एनईपी क्या कहती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी जो है सतत मूल्यांकन की बात करती है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ठीक है, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही क्या करना चाहिए, बच्चे का असेसमेंट करना चाहिए, आकलन कर लेना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? देखिए, क्रिएटिविटी से संबंध किसका होता है? अपसारी चिंतन का। क्रिएटिविटी का मतलब ही क्या होता है? बच्चा दिशाओं में सोचे, है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग करे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा आपका? फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है। अभी सारी चिंतन आपका क्या होता है? जिसमें बच्चा एक ही जगह सोच पाए। जैसे कि ये जो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए ना, हम क्या करते हैं, जो हमें ऑप्शन राइट आंसर पता होगा हम सिर्फ उस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें जो बच्चे की क्रिएटिविटी है वो उभर के सामने नहीं होती है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए? बच्चे के अंदर अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है विकसित करनी चाहिए, ठीक है। तो सृजनात्मकता किससे संबंधित है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से, अपसारी चिंतन से, है ना। तो आपका यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए। देखिए, जो वाइगोस्की है, ठीक है, ये पुरस्कार की बात नहीं करेंगे, ठीक है, और ना ही बच्चे को दंड देने के लिए ना ही बच्चों को दंड देने की बात करेंगे और ना ही पुरस्कार देने की बात करेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। वैसे भी जो पुरस्कार क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, हमें बच्चों को पुरस्कार नहीं प्रोवाइड करना, क्योंकि उसी के लिए फिर वो कार्य करना स्टार्ट कर देगा। बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। नहीं, ये भी बात जो है आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है, आपके लिए वाइगोस्की नहीं कहते हैं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड, देखिए दंड देना, अभी मैंने आप लोगों को बताया दंड नहीं देना है बच्चों को, है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो गया। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। हाँ, ये बात जो है आपकी सही है, यही तो आपके लिए वाइगोस्की कहते हैं, ठीक है। ये किसकी बात करते हैं? समाज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं। देखिए, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ, क्योंकि ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो आप ध्यान में रखिएगा, वाइगोस्की से जब भी क्वेश्चन आए तो 3 चीज़ें ध्यान में रखिएगा, समाज, कल्चर और लैंग्वेज, है ना। इन्हीं 3 चीज़ों से रिलेट करके घुमा घुमा करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और आपको ध्यान में रखना है ना। अब देखिए, जो वाइगोस्की हैं वो क्या कहते हैं, जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके कल्चर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके लैंग्वेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो वही चीज़ आपका यहाँ पर दे रखा है। बच्चे क्या करते हैं? समवयस्क, यानी जो उनके साथी समूह होते हैं, और उसके बाद में जो वयस्क, जो उनसे बड़े होते हैं, उनके साथ क्या करते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं, इंट्रैक्शन के थ्रू जो है चीज़ों को सीखते हैं। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन हम देखते हैं। खाली बर्तन समान होते हैं जिससे बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाए। देखिए, बच्चा खाली बर्तन नहीं होता है, बच्चा क्या करता है? अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है ना। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि जीन पे ऐसे क्या कहते हैं, बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, वो खुद चीज़ों को खोजता है, ठीक है। नेक्स्ट देखा है, निष्क्रिय जीव होते हैं जो पद्धत सूचनाओं को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। देखिए, निष्क्रिय वर्ड जहाँ पर भी आपका आ जाए वो क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है। हमें निष्क्रिय वर्ड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सक्रिय। बच्चा जहाँ पर एक्टिव हो वो ऑप्शन क्या होता है? सबसे अप्रोप्रिएट होता है, सबसे बेस्ट होता है। तो ये भी आपका नहीं होगा। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। यही तो मैंने आप लोगों को बताया। बच्चे क्या होते हैं? अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, खुद चीज़ों को खोजते हैं, खुद सीखते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन दे रखा है। जिज्ञासु होते हैं, सीखने के लिए क्या होते हैं? उनके अंदर जिज्ञासा होती है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उन्हें चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। नहीं, ये बात भी आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है ना। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
बच्ची त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट दे रखा है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। देखिए बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। बच्चे की जो त्रुटियां होती हैं वो क्या करती हैं, उसको सीखने में हेल्प करती है। ठीक है, शिक्षक प्रक्रिया का क्या है, वो एक अंग होती है। तो ये आपका यहाँ पर सही है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता है। देखिए ये बात जो है कहना आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बच्चे कभी भी त्रुटियां कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि दंड से बचने के लिए ही वो त्रुटियां करते हैं, है ना। तो ये बात जो है आपके यहाँ पर गलत है। बच्चे की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। नहीं, जो बच्चे की त्रुटियां होती है वो क्या होती है, शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, शिक्षक को ध्यान देना चाहिए उन पर, क्योंकि बच्चा क्या करता है, गलतियों से ही चीज़ों को सीखता है। और शिक्षक को जब पता चलेगा कि बच्चे के सीखने में कहाँ पर कमी है, ठीक है, तभी तो वो उसको सिखा पाएगा चीज़ों को, तभी तो वो वहाँ पर हेल्प कर पाएगा। तो शिक्षक के लिए जो बच्चे की गलतियाँ होती है वो क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे बच्चे की जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, उसके तरीके के बारे में पता चलता है। इससे पता चलता है कि बच्चे को जो है कहाँ सीखने में कमी हुई है ना। तो ये कहाँ से हमें पता चलता है, बच्चों की गलतियों से ही पता चलता है। तो ऐसे में महत्वहीन तो नहीं होती है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से गलत होगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे, ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। देखिए बच्चा जो है कभी भी ये अनुभव नहीं करना चाहिए कि वो दूसरे बच्चे से अलग है ना। हमें बच्चे का तिरस्कार नहीं करना है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं। उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श रूप से प्रस्तुत करें। देखिए ये बात भी आपके यहाँ पर गलत है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा क्या होता है, अपने आप में यूनिक होता है और चीज़ों को सीख सकता है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। देखिए ये बात जो है आपकी बिल्कुल सही दे रखी है। हमें क्या करना चाहिए, जो बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और क्योंकि बच्चे क्या है, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग जो है उनकी समाज है, कल्चर है, तो उनके बारे में जो है हमें जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रत्येक बच्चे में है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, प्रत्येक बच्चा क्या दूसरे से अलग है। तो हमें क्या करना चाहिए, उस चीज़ को प्रोत्साहन देना चाहिए, है ना। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन करें उन्हें दंड दें, उनका पालन न करें उन्हें दंड। देखिए दंड देना, पुरस्कार देना, ये आपका जब भी ऑप्शन में दिखे ऑप्शन कट, ठीक है, वो ऑप्शन आपका गलत होता है। नेक्स्ट है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी डैश में विभिन्नता के कारण है। ठीक है, अभिक्षमता, अधिगम शैली, परावर्तकता, मूल्यों। तो ये किस कारण से, उनकी अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण से, है ना। कोई बच्चा जो है शांत कमरे में अकेले पढ़ना पसंद करता है और कोई बच्चा जो है मित्रों के साथ में भी पढ़ना पसंद करता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है ना। तो ये यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भारत में भाषाई विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। देखिए क्या दे रखा है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही है जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। देखिए ये बात जो है आपकी कहना बिल्कुल गलत है ना। हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे की भाषा जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसको महत्व देना चाहिए। मातृभाषा जो उसकी जो मदर टंग है ना, क्योंकि जो भारत है वो क्या है, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यहाँ पर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है ना। तो आपका ये ऑप्शन तो होगा नहीं। शिक्षक को सभी मातृभाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं के अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए ये जो है आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना। हमें प्रत्येक बच्चे की भाषा का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उसको जो है अपनी भाषा में अभिव्यक्ति करने के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। देखिए उपेक्षा करना पर क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। हमें बच्चे की मातृभाषा मदर टंग को महत्व देना है, ना कि उसकी उपेक्षा करनी है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित करना। देखिए दंड करना क्या होता है, आपका निगेटिव होता है ना। तो ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे।
ठीक है, आपका क्या होगा यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन, ये वाला नहीं है आपका, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्राकृतिक पोषण विवाद में प्राकृतिक से अभिप्राय। देखिए प्राकृतिक और पोषण, ठीक है, पोषण यानी इसका संबंध किससे हो गया आपका, इन्वायरमेंट से, है ना। पोषण का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट से होता है ना। अब देखिए प्रकृति, जो चीज़ें हमें प्राकृतिक रूप से मिली हुई है, ठीक है, जैसे कि हमारी हेरिडिटी, आनुवंशिकता, ये क्या हमें नेचुरली मिली हुई है। बट पोषण, इसको क्या कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं, समाज के रूल चेंज कर सकते हैं, नियम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें नेचुरली मिली हुई है, प्राकृतिक रूप से मिली हुई है, वो क्या होती है आपकी जो है हेरिडिटी होती है, आनुवंशिकता होती है ना। पोषण का मतलब क्या होता है, यानी इन्वायरमेंट, वातावरण, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रकृति के बारे में पूछा है तो प्रकृति से क्या अभिप्राय है, जो चीज़ें हमें प्राकृतिक रूप से मिली हुई, यानी हमारी हेरिडिटी, हमारी आनुवंशिकता। तो जैविक विशिष्टता या वंशानुक्रम सूचनाएं, है ना, ये क्या है, हमें प्राकृतिक रूप से मिली हुई हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है। भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, देखिए ये किसके अंदर आएगी, पोषण के अंदर, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, कभी आपसे पूछ देगा कि प्रकृति और पोषण में जो है पोषण शब्द से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से सबसे उपयुक्त कथन है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। देखिए ऐसा नहीं है, समाजीकरण हमारे माता पिता द्वारा किया जाता है, परिवार के द्वारा भी किया जाता है, बट इसके अलावा जो है विद्यालय से हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद में जो है आपका मीडिया के थ्रू हो गया। तो ये भी क्या होता है, समाजीकरण में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, इनके थ्रू भी हमारा सोशलाइजेशन होता है। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। केवल क्या होता है आपका निगेटिव वर्ड होता है, तो वैसे भी आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं, है ना। देखिए ये बात जो है आपकी यहाँ पर सही दे रखा है, बट हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। देखिए ये कहना आपका यहाँ पर गलत होगा। देखिए आप जब कोरोना का टाइम आया था तो बहुत सारे जो है टीचर्स बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन भी दे रहे थे, ऑनलाइन कोचिंग भी दे रहे थे, तो बच्चे क्या कर रहे थे वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे थे। तो ये बात भी आपके यहाँ पर जो है गलत हो जाएगी। संचार माध्यम संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, सिर्फ पदार्थों के लिए नहीं, इससे बच्चा बहुत भी चीज़ों को सीखता भी है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर कटेगा। यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और देखिए जो जनसंचार, ये सामाजिकरण का कारक कौन सा है, द्वितीय कारक है ना, सेकेंडरी सोशलाइजेशन कारक है, क्योंकि बच्चा जो है परिवार के बाद इन चीज़ों को से सीखता है। और देखिए परिवार की बात करें, माता पिता की बात करें, तो ये क्या होते हैं, सामाजिकरण के प्राथमिक कारक होते हैं, क्योंकि सबसे पहले बच्चा कहाँ पर जन्म लेता है, परिवार में, और परिवार के थ्रू ही जो है उसका सामाजिकरण होता है। पहला सामाजिकरण कहाँ से होता है, बच्चे का पहला सामाजिकरण कहाँ से होता है, उसके परिवार से, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, पूछ लेगा कि सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन सी है, प्राथमिक इकाई कौन सी है, तो माता पिता या फिर परिवार, ठीक है। अगर उसके अलावा अगर आपका ऑप्शन कोई भी दे, जैसे कि आपका विद्यालय हो गया, मीडिया हो गई, है ना, आपका समाज हो गया, तो ये क्या होते हैं, सामाजिकरण की द्वितीय इकाई होते हैं, क्योंकि परिवार के बाद बच्चा जो है इन चीज़ों से सीखता है ना। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। इसके बाकी के क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अब देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। मैं अलग अलग जगह से क्वेश्चन को पिक करती हूँ, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपसे पूछे गए हैं, फिर उसके बाद में दोनों को ऐड करती हूँ, उसके बाद में आपका जो PDF प्रिपेयर करती हूँ। क्योंकि देखिए हालांकि आपकी जो CDP का है उसमें ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं पेपर 1 और पेपर 2 में, बट फिर भी जो है अभ्यर्थियों को लगता है, तो इसलिए मैं दोनों का जो है यहाँ पर ऐड कर देती हूँ क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।